बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन मैं और मेरी बीवी खाना खा रहे थे कि बातों ही बातों में मेरी बीवी कहने लगी कि घर में बहुत सारा ऐसा सामान है जो मुझे वक्त आने पर इस्तेमाल करना होता है और अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या तुम मेरे लिए बावर्ची खाने के बराबर में एक छोटा सा कमरा बना सकते हो जिसमें मैं ये तमाम काट कबाड़ रख दूँ। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मेरी जेब में फ़िलहाल गुंजाइश नहीं थी कि मैं इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मैंने इससे 2 महीनों का वक्त मांगा और इन 2 महीनों में मैंने अपने काम के वक्त को दुगना कर दिया और अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने का पूरा इरादा कर लिया। जैसे ही 2 महीने ख़त्म हो गए, मैंने अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मजदूर बुला लिए। कुछ दिनों में ही मैंने बावर्ची खाने के बराबर में इसकी मर्जी के मुताबिक एक छोटा सा कमरा बनवा दिया। मैं रोज़ाना मामूल के मुताबिक काम पर जाता था, मगर उस दिन कमरा बनवाने के बाद से मुझे अपनी बीवी का रवैया अपने साथ कुछ गैर मामूली सा महसूस होने लगा। वो काफ़ी चिड़चिड़ी रहने लगी थी और अक्सर मैंने उसे अकेले में रोते हुए भी देखा था। मेरा ध्यान हरगिज़ इस तरफ नहीं गया था कि इसके रवैये की वजह वो छोटा सा कमरा भी हो सकता है। मेरे और मेरी बीवी के दरमियान कभी भी किसी भी बात पर इतने सालों में लड़ाई नहीं हुई। हालांकि हमारे यहाँ औलाद भी तो ना थी। कभी मैंने उसे ताना ना दिया और ना ही कभी मेरी बीवी ने इस बात पर नाशुक्री का इजहार किया। हम अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतों से बेहद खुश थे। मैं अपनी कम तनख्वाह में भी अपनी बीवी को खुश रखने की कोशिश किया करता था। कभी उसे गजरे ला कर देता था तो कभी हम बाहर घूमने जाया करते थे। इन दिनों उसे ना घूमने फिरने का शौक था, ना ही वो मुझसे अपनी छोटी छोटी फरमाइश किया करती थी। मैं बहुत परेशान था। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं उसे डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। मेरे बहुत मनाने के बाद वो मेरी बात मान गई। हम डॉक्टर की तरफ गए तो डॉक्टर ने मेरी बीवी के रवैये की वजह इसकी कोई परेशानी बताई। मैं बहुत परेशान था कि ऐसा क्या हुआ कि मेरी बीवी को बहुत परेशानी लग गई। मैंने इससे बात की तो उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगा कि ये परेशानी औलाद ना होने की वजह से है। जब मैंने उससे कहा कि मैं दोबारा तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ तो उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि अब मुझे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बीवी की इस बात से बहुत हैरान हुआ और मैंने गुस्से में आकर उससे वजह पूछी तो कहने लगी कि मेरे पास बच्चा पालने का वक्त नहीं है। मैं और हैरान हो गया कि इस छोटे से घर में उसे खाना पकाने के अलावा और छोटी मोटी सफाइयों के अलावा भला क्या काम हो सकता है। एक रोज़ मैंने अपनी बीवी से दफ्तर जाते हुए कहा कि आज मैं घर पर जल्दी आ जाऊंगा और साथ में मेरे कुछ दोस्त भी होंगे, तो तुम चाय का इंतज़ाम कर लेना। मेरी इस बात पर मेरी बीवी मुझसे बहुत खफा हुई और हम में जो कभी लड़ाई नहीं होती थी, इस बात पर हम खूब लड़े। ये पहली मर्तबा नहीं थी कि मैं अपने किसी दोस्त को चाय पर लाया हूँ। इससे पहले भी कई मर्तबा हुआ है कि मैंने अपने दोस्त को चाय पे बुलाया है और मेरी बीवी ने चाय के साथ कुछ छोटा मोटा एहतमाम भी किया होता था। लेकिन आज खिलाफे मामूल मेरी बीवी की इस बात पर मैं बहुत हैरान हुआ। न जाने उसे मेरी जल्दी आने से क्या परेशानी थी, या फिर मेरे दोस्त के साथ आने पर, या फिर हमारे लिए चाय के एहतमाम पर। बहरहाल मैंने उस दिन जल्दी आने का और अपने दोस्त को साथ लाने का इरादा मुलतवी कर दिया। कई दिनों तक हम में नाराज़गी रही। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मेरी बीवी का रवैया क्यों बदलता जा रहा था। इसी दौरान एक दिन मुझे सख्त बुखार हो गया तो मैं काम पर जाने के भी काबिल न रहा। इतने में मेरी बीवी ने मेरी खूब खिदमत की, लेकिन वो मुझे कुछ परेशान सी लगती थी। ज़्यादातर वक्त किचन में गुजारा करती थी। मुझ में इतनी नकाहत थी कि मैं उठकर कभी उसकी मदद नहीं करवाता था। वो मेरी बहुत खिदमत करती थी। एक दिन मैं गुस्लखाने की तरफ जा रहा था तो देखा कि मेरी बीवी बावर्ची खाने के पास बैठी हुई रो रही है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। बहुत पूछने के बाद उसने मुझे कोई वजह ना बताई और कहा कि बस दिल परेशान हो रहा है। मुझे लगा वो मेरी बीमारी की वजह से परेशान है। अगले दिन मैं गहरी नींद में सोया हुआ था कि एकदम से खांसी से मेरी आंख खुल गई और मैंने कुछ सरगोशियों की आवाज़ सुनी। मैं बहुत हैरत में आ गया कि आखिर मेरी बीवी और मेरे अलावा तो इस घर में कोई भी नहीं रहता, तो ये सरगोशियाँ किसकी हैं? मेरी बीवी किससे बातें कर रही है? मैं बहुत परेशान था। मैं उठकर बावर्ची खाने की तरफ गया, लेकिन मुझसे ज़्यादा चला ना गया। मैं दोबारा बैठ गया। मैंने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, यह आपका वहम है। इन कुछ दिनों में मैंने उसे बहुत सी मर्तबा
सुबह बावर्ची खाने के बराबर में बनाए हुए कमरे से बाहर निकलते देखा, लेकिन मेरी बीवी ने नहीं देखा था कि मैंने उसे देखा है। एक दिन मेरी तबीयत कुछ बेहतर थी तो मैं बावर्ची खाने में पानी पीने के लिए गया तो मैंने अपनी बीवी को वहाँ नहीं पाया। मैं बावर्ची खाने से बाहर आकर उसे ढूंढने ही लगा था कि वो बावर्ची खाने के बराबर में बने हुए कमरे से निकली और मुझे देखते ही वो घबरा गई। उसके माथे से पसीना छूट गया। मुझे लगा कि ऐसी क्या बात है। इस वक्त मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि मैंने जब भी उसे बावर्ची खाने के बराबर में बनाए हुए कमरे से निकलते देखा था तो मैं सोचता था कि कोई ना कोई काम से ये इस कमरे में जाती है, लेकिन आज इसके माथे के पसीने ने मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वहाँ सामान रखने गई थी। मैंने बात को वहीं ख़त्म कर दिया। मैं अपनी बीवी से अब मज़ीद बहस करना नहीं चाहता था क्योंकि मेरी बीमारी में उसने मेरी खूब खिदमत की थी, मेरा दिल जीत लिया था। कुछ दिनों बाद जब मैं दफ्तर के लिए उठा तब भी बीवी को कमरे में नहीं पाया। मैंने सोचा कि वो बावर्ची खाने में मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही होगी। जब मैं बावर्ची खाने में गया तो वो वहाँ मौजूद नहीं थी। मैंने गुसलखाना और घर का कोना कोना चेक कर लिया मगर मेरी बीवी कहीं मौजूद ना थी। अभी मैं घर से बाहर परेशानी की हालत में निकलने ही वाला था कि कुछ आवाज़ें मेरे कानों में सुनाई दी। मुझे वो आवाज़ समझ नहीं आई, लेकिन इतना समझ आया ये आवाज़ें उसी गैर मामूली कमरे से आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वहाँ अंदर से लॉक लगा हुआ था। मुझे काफ़ी परेशानी हुई। मैं कमरे में आया ही था कि मेरी बीवी मेरे पीछे आन खड़ी हुई। उससे दरियाफ्त किया कि वो कहाँ थी तो उसने मुझसे कहा कि वो सामान सेट करने की खातिर इस कमरे में मौजूद थी। अब की बार मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैंने इस कमरे में कुछ आवाज़ें सुनी हैं क्योंकि मैं इस बात की खोज लगाना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या है जो बार बार मेरी बीवी उस कमरे में मौजूद होती है और ऐसी कौन सी आवाज़ें हैं जो मुझे परेशान किए जा रही हैं। मैं दिन रात इस परेशानी में घुलता जा रहा था। ये परेशानी मुझे खाए जा रही थी कि आखिर ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता और मेरी बीवी मुझसे क्या छुपा रही है। मैंने इस बात का जिक्र जब अपने दोस्त से किया तो वो मुझे करीब ही एक बाबा के पास ले गया। उसने कहा कि बाबा तुम्हें वो बातें बताएंगे जो आम इंसानों को नहीं मालूम होती। जब बाबा से तमाम तफसील बयान की तो उन्होंने कुछ दिन का वक्त देकर मुझे बताया कि हमारे घर में आसेब है और वो आवाज़ें इंसान की नहीं आसेबों की हैं। पहले पहल तो मैंने बाबा की बात का एतबार कर लिया, लेकिन मेरा दिल इस बात पर मुतमईन नहीं था। मुझे नहीं लगता था कि किसी आसेब की आवाज़ है। अब ये अक्सर होता था कि जब भी मेरी बीवी छुपकर उस कमरे में जाती तो मैं उसका पीछा करता था, लेकिन सरगोशियाँ इतनी हल्की हुआ करती थी कि मुझे कोई आवाज़ समझ में ना आती थी और मैं छुप कर अपनी बीवी का ताक़ुब करता रहता। मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि मैं अपनी बीवी से इस बात के लिए इस्तफसार करूं। मुझे लगता था कि मेरी बीवी ने मेरी आवाज़ बंद करवा दी है और मैं कभी इससे इस बात के बारे में नहीं पूछ पाऊंगा। आखिर वो क्या था जो मुझे परेशान किया जा रहा था। मुझे अपने उस दिन के फैसले पर बहुत मलाल हो रहा था कि उस दिन मैंने अपनी बीवी की बात मानी थी कि मैं उसे वो कमरा बनवा दूं। कभी मुझे लगता था कि मेरी बीवी किसी हवा के शिकंजे में आ गई है, कभी मुझे लगता था मेरी बीवी इस दुनिया में इंसानों जैसी नहीं है, और कभी मुझे लगता था कि मेरी बीवी एक दिन औरत है जो मुझसे छुप छुप कर इस कमरे में किसी से मिलती है। लेकिन मैं कभी एक फैसले पर कायम नहीं रहता। अपनी बीवी पर कोई इल्ज़ाम लगाऊं, मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि मैंने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी बीवी 24 घंटे इस दरवाजे की पहरादारी कर रही होती है। किसी न किसी बात के बहाने मुझे टाल देती थी या मेरा उस तरफ से ध्यान हटवा देती थी। मैं बहुत परेशान था। अब मेरे जहन पर वो कमरा और उस दरवाजे को खोलना तारी हो चुका था, लेकिन मैं क्या करता। मैं अपनी बीवी को इस बात के मामले में बताना नहीं चाहता था। मैं खोज लगाना चाहता था और अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने ज़िंदगी में खुद को इससे ज़्यादा बेबस महसूस नहीं किया था। कभी कभी बहुत गुस्सा आता था, दिल चाहता था कि सब कुछ ख़त्म कर दूं, बीवी को तलाक दे दूं और उसके सारे काले करतूत सामने ले आऊं, मगर मैं परेशान था कि मेरे पास कोई सबूत ना था। एक दिन मैंने मंसूबा बनाया कि मैं दफ्तर ना जाऊं और पूरा दिन अपनी बीवी की हर हरकत पर नज़र रखूं,
उस दिन मेरी बीवी की काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने उसे आराम करने की नसीहत की और ख़ुद तैयार होकर दफ्तर जाने के लिए रवाना होने का ड्रामा किया। मैंने बीवी से कहा था कि तुम पलंग से खड़ी ना होना, मैं खुद ही चला जाऊंगा। बाहर के दरवाजे के पास एक अलमारी रखी थी, मैं उसके पीछे छुप गया कि मेरी बीवी को महसूस भी ना हुआ कि मैं घर में मौजूद हूँ। उसने उठकर नाश्ता बनाया और मैं देखकर हैरान रह गया कि वो नाश्ता लेकर उस बंद कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है। वो दरवाजे को ताला लगाए रखती थी। जब मैंने उससे इस ताले के बारे में दरियाफ्त किया था तो उसने कहा था कि उसने अपना कीमती जेवर भी इसी कमरे में छुपा रखा है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई चोर आ गया तो वो तो इस कमरे को काट कबाड़ का कमरा समझेगा और इस कमरे की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर नाश्ता ले गई। मैं 2 लोगों का नाश्ता देखकर बहुत हैरान हुआ और चाय के 2 कप देखकर मेरे तजस्सुस में और इजाफा हो गया। मेरे घर में मौजूद होने के बावजूद मेरी बीवी ने किसी को इस घर में रखा हुआ है। मैं गुस्से से खौल रहा था कि ऐसा कौन था जिसे वो दिन रात अपने साथ रखती है और मुझसे भी ज्यादा मुकद्दम समझती है। मैं अंदर ही अंदर तिलमिला रहा था और मान चुका था कि मेरी बीवी एक बदचलन औरत है जिसने मेरे होते हुए किसी आदमी से रिश्ता रखा है। मैं जो इतने अरसे से ये समझता रहा था कि मेरी बीवी या तो किसी आसेब के साए में है या और कोई मामला, अब मुझे अपनी बीवी से नफरत होना शुरू हो गई थी। मेरे पैर कांपना शुरू हो गए थे। मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा था, लेकिन कदम इतने भारी हो गए थे कि इस अलमारी से लेकर बंद कमरे के दरवाजे तक का सफ़र मुझसे तय नहीं हो रहा था। लगता था कि पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है और किसी ने सर से आसमान भी छीन लिया है। अपने आप को इस भरी दुनिया में बेबस और मजबूर आदमी समझने लगा था। ये कुछ मिनट मुझ पर इतने भारी थे कि लगता था कि या तो इस दुनिया से कूच कर जाऊंगा या फिर अपनी बीवी को जान से मार दूंगा। ये मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है कि मैंने इन चंद कदमों का सफ़र कैसे तय किया। अभी मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और मेरे हाथ जो पसीने में शराबूर थे, मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो रहा था और मैं दरवाजे को खोलने के लिए अपने हाथों को जुम्बश दे रहा था कि दोबारा से सरगोशी मेरे कानों में आई। मैं अपने हवास में ना था। मुझे तो ये सरगोशियाँ पहले भी समझ नहीं आती थी, तो मैंने दरवाज़ा खोलते ही एक ज़ोरदार चीख मारी और अपनी बीवी को पुकारा, आलिया। मगर ये क्या? ये मंजर देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैं जो अभी तक अपनी बीवी को तलाक के 3 लफ्ज़ सुनाने का इरादा रखता था कि अब मुझसे 1 मिनट भी वो बर्दाश्त ना थी, अगले ही सेकंड में अपने इरादे पर बहुत ज़्यादा नादिम था। मैंने क्या देखा कि किसके लिए नाश्ता लेकर गई है और उसके हाथ में जिसके लिए नवाला है और जिसने इस नवाले को खाने के लिए अपना मुंह खोल रखा है, वो मेरी सौतेली माँ है। मैं आलिया को कितना गलत समझ रहा था। कभी उसे जादू टोने वाली औरत तो कभी मैंने उसे बदचलन समझा। इस तरफ मेरी चीख की आवाज़ सुनकर आलिया के हाथ से नवाला गिर गया और मेरी सौतेली माँ, जो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई थी, उसके पसीने छूटने लगे। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कदम ज़मीन में गाड़ दिए हैं। अपने आप को ना जिंदों में पा रहा था ना ही मुर्दों में। आलिया इतने अरसे से मेरी माँ को बंद कमरे में छुपाए इसकी खिदमत किए जा रही थी, जो कि मेरा फ़र्ज़ था, मगर मैं अपने फ़र्ज़ से भागना चाहता था। मैं अपनी सौतेली माँ को कभी भी अपनी माँ मानने पर तैयार ना था। मुझे वह शुरू से ही कबूल ना थी। मुझे लगता था कि मेरी माँ की मौत की वजह भी मेरी सौतेली माँ ही है। हालांकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे जहन से कुछ बातें बिल्कुल भी मिट नहीं सकती और मैं अपनी सौतेली माँ को कबूल करने पर तैयार ना था। मेरी बीवी ने कई बार मुझे दबे लफ्ज़ों में समझाया था कि माँ आखिर माँ होती है, चाहे वो पालने वाली माँ हो या पैदा करने वाली। लेकिन इस बात पर मेरी शदीद नाराज़गी ने मेरी बीवी को इस बात पर इसरार ना करने पर मजबूर कर दिया। आलिया ये बात जानती थी कि मैं अपनी माँ से बहुत बदज़न हूँ और मेरी सौतेली माँ बहुत मजबूरी में आलिया से मदद मांगने के लिए आई थी, क्योंकि उन्हें मेरे बाप के मरने के बाद मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था। उसके पास कोई घर रहने को ना था। आलिया रहमदिल औरत थी, मेरी माँ को अपनी माँ जैसा मानती थी, लेकिन घर में नाचाकी ना हो इस वजह से उसने मुझसे ये बात छुपाए रखी और मेरी मजबूर माँ को अपने घर में जगह भी दी। वो बहुत परेशानी की हालत में रहती थी, क्योंकि वो दोनों जानिब से फंस चुकी थी। एक तरफ शौहर था तो एक तरफ उसके दिल में रहमदिली।
कि वो मेरी माँ को भी अपनी माँ का दर्जा देती थी। आलिया का इतना बड़ापन देखकर मैं तो जैसे चुल्लू भर पानी में ही डूब मरा। आलिया को और अपनी सौतेली माँ को अपने बिस्तर पर बिठाकर मैंने नाश्ता करवाया और तमाम रुदाद सुनकर मैं इतना रोया कि आलिया और मेरी माँ के चुप करवाने पर भी मेरी हिचकियाँ नहीं रुक रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई आए और मेरे हाथ काट दे। ऐसा लगता था कि मैं चोर हूँ। ऐसा लगता था कि मैंने किसी के हक पर डाका डाल दिया है। आज मुझे समझ आ गई कि इंसान का किरदार होना ही कुछ नहीं होता, बल्कि अगर इंसान के दिल में नरम गोशा हो तो वो आलिया जैसे लोगों की तरह बड़ापन दिखा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिल सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।